अपेक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ युवराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपके साथ हूं। तो अपन कहेंगे कि अपन जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं उसका पार्ट 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 पार्ट भी 7। तो उसमें अपन आज तत्वों की आवर्तिकता का नया भाग पढ़ने वाले हैं और वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी इनमें से पूछा जा चुका है। जो साथी ऑनलाइन नहीं है वो जल्दी से ऑनलाइन आ जाए, अपनी प्रेजेंस दे। बिल्कुल नमस्ते सभी को, नमस्कार। तो बिल्कुल अपनी प्रेजेंस जल्दी से दें और ये लिंक जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि सभी साथी जुड़ सके। अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं जस्ट। तो नया आज जो बिल्कुल लेसन इसका भाग पार्ट है वो है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। तो क्या होती है तत्वों की संयोजकता, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तत्वों की संयोजकता के बारे में कि क्या होती है तत्वों की संयोजकता। तो देखो, तत्वों की संयोजकता के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले क्या होती है वैलेंसी या संयोजकता। तो अपन कहेंगे किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो संयोजकता का निर्धारण करती है। कोई भी, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो उसके बाहर सबसे बाहरी बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या करती है? संयोजकता का निर्धारण करती है। तो अपन यूं कह सकते हैं, क्या कहेंगे, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता का निर्धारण करती है। ठीक है। तो ये संयोजकता के बारे में एक नॉर्मल स्टडी है कि मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं। माना कि देखो, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ये लिया सोडियम। क्या है? सोडियम। तो सोडियम के जो सबसे बाह्यतम कोश है, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो इसका जो बाह्यतम कोश है वो बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या करेंगे? संयोजकता का निर्धारण करेंगे। जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो ये ध्यान रखें, 2 8 ऐसे लिखना है, फिर 8 8 लिखना है। तो हमने 2 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, 10 हो गए। तो अब कितना लिख दूं? फिर 8 लिखने होते हैं, लेकिन अपने पास 11 इलेक्ट्रॉन नहीं लेने हैं। हमने 2 ले लिए पहले नियम के अनुसार, फिर 8 8 लेने, तो 2 ले लिए, अब 8 ले लिए, लेकिन 10 हो गए। अब 8 लूँ तो 18 हो जाएंगे। अपन को कितना लेना है? 1। तो 2 8 और फिर 8 लेने होते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन बचे उतने लेने हैं। तो 2 8 और 1 ले लिया, 11 हो गए। 2 8 और 1 11। अब हमने कहा सबसे बाह्यतम कोश में कितना उपस्थित है इलेक्ट्रॉन? 1। कितना है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? संयोजकता का निर्धारण करता है। तो अपन कहेंगे कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। कितनी हो गई? 1। तो किसी तत्व या परमाणु के साथ ये एक तत्व है, दूसरे तत्व के साथ अगर ये जुड़ता है और ये कितना आवेश उसको देता है या इलेक्ट्रॉन कितने ये त्यागता है, वही उसकी क्या होगी? संयोजकता कहलाती है। तो अपन कहेंगे सोडियम की संयोजकता उस समय कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अपन कहेंगे सिर्फ इतना सा समझना है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, ये कोई तत्व था, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या करती है? संयोजकता का निर्धारण करती है। जैसे एक एग्जांपल और बताया, मैंने लिखा यहाँ पे, देखो क्लोरीन। क्या लिखा? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले वही 2 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 8 लिखो, लेकिन 18 हो जाएंगे। देखो लिखते सही, इसका मतलब अपन 8 नहीं लिख के कितने लिखेंगे? यहाँ पे 7 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 7। तो ये 2 और 8 10 और 7 17 हो गए। बिल्कुल सही बात है। अब आप तो अब मुझे बताओ इसकी संयोजकता कितनी होगी? किसी तत्व के साथ जुड़ेगा तो इसकी संयोजकता या तो 7 होगी या फिर क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके कितने हो जाएंगे इसके पास में? 8। ठीक है। देखो सोडियम भी आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी 7 ये ग्रहण करके 8 कर सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे इससे अच्छा तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग कर दे। 7 जनों को ये खींच के लाएगा, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इससे अच्छा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसके पास में पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है 8।
यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं कोई भी ये तत्व, क्योंकि अपना स्थायित्व पूरा करते हैं। स्थायित्व पूरा कैसे करते हैं कि पूरे जितने न तो फिर देते हैं न लेते हैं। ये अकेला पड़ा है तो अकेले को दे देगा, फिर 8 पूरे रहते हैं, ठीक है, तो फिर 8 अपना अस्तित्व अष्टक पूरा कर देते हैं। इसको अष्टक पूरा करना कहते हैं। कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरे करने का प्रयास करता है, यानी 8 होने की प्रयास करता है। तो देखो ये तो 8 होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो 8 हो जाएंगे। अब क्लोरीन क्या करेगा, बाहरी कोष में 7 है तो या तो ये 7 को त्यागे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ग्रहण। तो देखो 7 को त्यागने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम, इससे अच्छा ये आराम से एक जने को पकड़ दे। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण ये करने की ज्यादा प्रवृत्ति होती है इसमें, और 8 हो जाते हैं। 8 का मतलब है कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करता है। अष्टक का मतलब 8 बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पे 1 है तो 7 जनों को खींचे, इससे अच्छा एक जने को एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, पीछे कितने बच जाएंगे, 8, अष्टक पूरा हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें 2, 8 और 7 है, 7 को निकाले, इससे अच्छा तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे, 8 हो जाएंगी। तो इसकी संयोजकता क्लोरीन की या तो होती है 1 या फिर कितनी होगी, 7। इस प्रकार की संयोजकताएं होती है। ज्यादातर ये 1 होगी और रेयर केसेस में 7 भी हो सकती है। अगर ये ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में क्रिया करे तो ज्यादातर ये ध्यान रखें, हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में तत्वों की जो संयोजकता है 1, 2, 3, 4 तक हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो उसकी संयोजकता 5, 6, 7, 8 तक भी हो सकती है। ध्यान रखना, संयोजकता उस समय बढ़ती है जब कोई तत्व क्या करता है, ऑक्सीजन दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करे। तो बिल्कुल संयोजकता आपके समझ में आई। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे इसके बारे में, सबसे पहले किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता का क्या करती है, निर्धारण करती है। किसी एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व के क्या करना, इलेक्ट्रॉन या आवेश को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो अपन संयोजकता या वैलेंसी, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑक्सीकरण। अब इसको बिल्कुल अच्छे से समझना, जिनके समझ में ये आ गई, ये इनमें से 2018 के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना, समझना है। कौन कौन से क्वेश्चन आए बताऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो में के अंत तक देखते रहें। अपन सबसे पहले वर्ग की बात करें तो देखो वर्ग 1 व 2, बताओ कमेंट करके, वर्ग 1 व 2 कौन से ब्लॉक में आते हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दें आप कि वर्ग संख्या 1 व 2, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 व 2 कौन से ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो वर्ग संख्या 1 व 2, वर्ग संख्या 1 व 2 कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो काफी जनों के कमेंट्स 100% सही होंगे, उम्मीद करूंगा बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, इसके कौन से वर्ग में आते हैं, वर्ग संख्या 1 व 2 कौन से ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। कौन सा, एस ब्लॉक के वर्ग में ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, जिनको अपन क्षारीय या सारीय मृदा धातुएं कहते हैं, हमने पढ़ा था शुरुआत की टेबल में। आवर्त सारणी के इधर के जो 2 कॉलम स्टार्ट में होते हैं ऊर्ध्वाधर लाइनें, उनको अपन क्या कहते थे, वर्ग पहला व दूसरा क्या कहते थे, एस ब्लॉक कहते थे। दूसरा देखो ये वर्ग लिखा है यहाँ पे, तो वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 ये कौन से वर्ग में आते हैं बताएं, कमेंट करके बताएं। वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 भी मान लो भले, तो ये कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ब्लॉक का नाम बता दीजिए मुझे जल्दी से। आवर्त सारणी में इधर तो आता है एस ब्लॉक, बीच में आता है डी ब्लॉक, और इधर वाले स्तंभ 5, 6 होते हैं, 6 स्तंभ होते हैं ऊर्ध्वाधर, उनको कौन सा ब्लॉक कहते हैं, वो होते हैं कौन से, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही होगा, कमेंट काफी जन, बिल्कुल शाबाश। तो ये पी ब्लॉक के तत्व है। कौन से तत्व के हैं, पी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। अब अपन संयोजकता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संयोजकता कोष में देखो जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके बाहरी कोष में जो पहला वर्ग होता है उसमें कौन से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, 1। और जो दूसरे वर्ग के तत्व होते हैं, दूसरे वर्ग के, उनमें कितने होंगे, सभी में बाह्यतम कोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं इसको एक एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। देखो बिल्कुल समझ लेंगे, तो इसको समझना बिल्कुल अच्छे से आप। ये दोनों तो हो गए एस ब्लॉक के और ये सभी हो गए पी ब्लॉक के, ठीक है। अब हमने कहा वर्ग 1, वर्ग 1 में आता है लिथियम, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, ये पढ़ा था, हलीना की रब से फरियाद। हीलियम को छोड़ दिया, हाइड्रोजन को, लिथियम, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो इनके बाह्यतम कोष में, क्योंकि ये वर्ग 1 के तत्व है, आवर्त सारणी पहला वर्ग है उसके तत्व है, इनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो अपन पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भर रहे हैं, लेकिन 8 है नहीं, तो अपन कितने भरेंगे, 1। तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1।
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सबसे पहले 2 भरेंगे, फिर कितने भरेंगे 8 भरने, फिर 8 भरेंगे, लेकिन 8 नहीं है, 2 और 8 10, 11 10 हो गए, एक और भरेंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 है। फिर देखो इसका होता है कितना 19, कितना होता है भाई 19। तो अपन पहले कितने भरेंगे 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर कितने भरेंगे 1, ठीक है। तो 2 और 8 10 और 18 1 19। फिर देखो आगे आएगा 37, तो अपन कहेंगे 2 8 8 8 और 1, 2 और 8 10 हो गए, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 और 1 19, 19 और 8 कितने हो गए 37। तो मैंने ये कह रहा हूं सबसे बाह्यतम कोष में इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी एक वर्ग के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। किसी भी कोई भी वर्ग ले लो, चाहे वर्ग 12 13 14 15 ले लो, या वर्ग पहला लिया आवर्त सारणी में, या दूसरा वर्ग ले लो, सभी तत्वों के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे सभी क्या होंगे, समान। हमने पहले वर्ग में एक एग्जाम्पल लेके देख लिया कि पहले वर्ग के जो तत्व होते हैं उन सब में क्या होता है, बाह्यतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हमने बात करते हैं कि जो दूसरा वर्ग होता है, दूसरा वर्ग, तो दूसरा वर्ग होता है बेटा मांगे कार स्कूटर, उसमें देखते हैं बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम होता है, तो उस प्रकार से तो उनके बाह्यतम कोष में कितने होते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कितने होते हैं, 2 2। ये देखो आप, ये लिखा मैंने बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना 4, तो हमने लिखा 2, फिर कितने लिख दूं 2। फिर बेरिलियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक आता है वो कितना होता है भाई, सोडियम के बाद 12, तो पहले लिखा मैंने 2, फिर लिखा 8 10 और फिर कितना लिख दिया 2। फिर पोटेशियम के बाद में क्या आता है, कैल्शियम, तो यहाँ पे ये देखो बेटा मांगे कार, कार का मतलब Ca कैल्शियम, तो यहाँ पे लिखा मैंने कितना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना 20, कितना होता है 20, तो मैंने लिखा 2 8, फिर लिखा 8, तो 2 और 8 10 और 2 18 और 2 कितने हो गए 20। कहने का मतलब सबसे बाहरी कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब दूसरे वर्ग में, ये जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी होगी, 2 2 होगी। फिर 13 14 15वां वर्ग होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे बाहरी कोष में कितनी कितनी होगी, 13वें वर्ग के सभी तत्वों में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। 14वां जो परिवार होगा, 14वां जो वर्ग होगा उसमें सभी बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। 15वां जो होगा उसमें 5 होगी। 16वें में ऑक्सीजन परिवार होगा तो उसमें 6 होगी, और जो क्लोरीन फ्लोरीन होंगे उसमें ब्रोमीन आयोडीन होगा, तो उसमें फिर कल बार आई एंटी 17वां वर्ग है, तो उसमें ऐसे लिखते हैं FClBrI, ठीक है 80, यानी फिर कल बार आई एंटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इन सब के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है भाई, 7 होती है, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप अच्छे से, ये सब के 7 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहने का मतलब है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे एक ही वर्ग के तत्वों के सबसे भारीतम इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, समान होगा। तो हमने ये पढ़ लिया पहले वर्ग में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 2 होंगे, 14 15 16 वर्ग होंगे, उनमें इतने इतने होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये लिखा संयोजकता। अब संयोजकता इन तत्वों की बात करते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती तो आप कैसे लिखना, बहुत इजी सरल है, इतना इजी, इतना समझ में नहीं आता। अब 1 सेकंड में समझ आ जाएगा आपको, 1 सेकंड में समझ आने वाला है, बिल्कुल देखते से ही बता देंगे कि संयोजकता कितनी होती है। और एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में, ये क्वेश्चन 2018 में आए हुए हैं कि इनकी संयोजकता दिखिए। देखो देखने से ही पता चल रहा है संयोजकता कितनी, बिल्कुल पता चल गया आपको ना, बिल्कुल देख के बता दो। देखो सोडियम हाइड्राइड यानी सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फास्फोरस के साथ में भी हाइड्रोजन जुड़े हैं। बताओ संयोजकता कितनी है, देखते से ही बता दें, बिल्कुल यहां से देख के बता रहा है, मुझे पता है। तो देखो यहाँ पे देख के बताएंगे सोडियम के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। यहाँ पे देखो कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 2, तो संयोजकता कितनी हो गई, ये देखो 2 संयोजकता हो गई। एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3, तो संयोजकता कितनी हो गई, 3। ये देखो सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 4, तो संयोजकता कितनी हो गई, 4। फिर देखो यहाँ फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो इसकी संयोजकता ये रही कितनी, 3। फिर देखो यहाँ पे देखो ये सल्फर के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 2, तो ये देखो संयोजकता कितनी हो गई, 2। फिर अपन बात करें देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 1, तो ये हो गई संयोजकता 1।
कितना इजी था एग्जाम में, बिल्कुल संयोजकता ही तो लिखनी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसकी संयोजकता लिखिए, तो आप कितना इजी से संयोजकता लिखते, जितने हाइड्रोजन जुड़े उसकी उतनी क्या है वो संयोजकता, इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। बहुत इजी, देखते से ही पता कर लेंगे आप, जितने हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े वो उसकी क्या हो गई संयोजकता। लेकिन ये ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है 1 से 4 तक की होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन परमाणु के साथ में कोई तत्व क्रिया करता है तो उसकी संयोजकता 5, 6, 7, 8 हो सकती है। कैसे, ये भी समझ लेते हैं। ये ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन का परमाणु है तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। और अगर 2 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। और अगर 3 अणु है तो कितनी हो जाएगी, 6। और 5 है तो कितने हो जाएगी, 10। अब उसको क्या करना, आधा करना। कितना करना है, आधा। यानी जो तत्व है तो उसके साथ डिवाइड करना। एक तत्व है तो पूरे दे देना है, 2 तत्व है तो आधे करने, 3 तत्व है तो 3 का भाग देना। कैसे, देखो समझ ले बिल्कुल अच्छे से। तो देखो ये है N2A, N कितने हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर Na कितने हैं, 2, Na2, तो ये Na मैंने 2 बार लिख दिया। अब देखो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संयोजकता कितनी होती है, मैंने आपको बता दिया कितनी होती है, 2, तो मैंने ये लिखा 2। बताओ इन दोनों को बांटू तो कितनी कितनी आएगी, 1, 1, यानी 2 में से 1 इसके पास आ जाएगा और 1 इसके पास आ जाएगा। बताओ सोडियम की संयोजकता कितनी है, तो 1, 1 बांट दिया तो उसकी संयोजकता कितनी है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। अब देखो और बात कर देते हैं इसके बारे में कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम के बारे में, किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम कितना है, 1। अब बताओ ऑक्सीजन परमाणु कितना है, 1। 1 के कितने होते हैं संयोजकता, 2, तो मैंने ये 2 लिखा। तो बताओ अब कैल्शियम की संयोजकता कितनी हुई, तो आपने लिख दिया कितनी संयोजकता होती है, 2। कितना इजी है, ऑक्सीजन वाला भी। अब देखो तीसरी बात करते हैं, और एक बात कर देते हैं। तो देखो आप बिल्कुल अब कमेंट करके बताएंगे मुझे, देखो एक मैं समझा देता हूँ फिर आप कमेंट करना। ये देखो Al2O3 है, तो Al कितने हैं, तो ये लिखा Al है 3, कितने हैं, सॉरी 2, कितने हैं, 2, तो Al2, तो ये Al मैंने 2 लिख दी। कितने लिखे, एल्यूमिनियम 2। अब देखो O3 एंड ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, 3। 3 को किससे गुणा कर दो, 2 को, क्योंकि एक के पास 2 होते, 3 के पास कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिए, 6 लिखे, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिए 6, तो ये 6 दोनों भाई बांट के लेंगे तो कितने कितने आएंगे भाई, 3 3, कितने आएंगे, 3 3। तो बताओ एल्यूमिनियम की संयोजकता यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SiO2, क्या लिखा हुआ है, SiO2 एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कितनी संयोजकता होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो सिलिकॉन है उसकी परमाणु तत्व 1 है और उसके साथ ऑक्सीजन 2 जुड़े हुए हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे। बताओ सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी, देख के नहीं बताना है, जल्दी से देखने में आगे खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल आप जल्दी से बता दें कि Si की संयोजकता कितनी होती है, SiO2 की। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है SiO2 की, तो अपन देख रहे, बिल्कुल समझा भी देता हूँ, काफी जनों के सही भी है कमेंट। तो देखो ये Si सिलिकॉन, इसमें ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं, 2, तो एक ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, 2 के पास कितने हो जाएंगे, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा। अणु कितना अकेला था, अकेले के पास कितनी संयोजकता हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट जो बिल्कुल आप एक बार कमेंट करके और बता देना, मान लूंगा समझ में आया होगा आपको। तो देखो बिल्कुल मैं मान लेता हूं कि समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट लिखा है P2O5, क्या लिखा हुआ है, P2O5। बताओ फास्फोरस की इसमें संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। P2O5 की संयोजकता में P की संयोजकता कितनी है, तो जल्दी से कमेंट करके आप बिल्कुल मुझे बताएंगे कि कितनी है संयोजकता P2O5। जल्दी से रफ रजिस्टर साथ में लेके बैठा करें, कुछ नोट्स कभी मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा आगे की क्लासों में, आपको बिल्कुल बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। नकल की तो इस बार गलत हो जाएगा, नकल में कई बार गलत होता है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इसकी संयोजकता कितनी होती है P2O5 की। तो अपन कहेंगे देखो P कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2, O कितने हैं, 5, तो 5 को क्या कर दो, 2 से गुणा, क्योंकि एक के साथ में 2 होते हैं, इसी के साथ 2 होते हैं, 3 के साथ 2 होंगे, 6 हो जाएंगे, 2 के साथ 2 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 के साथ 2 से गुणा कर दो, 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10, तो 10 हो गए। अब देखो 2 भाई बैठे हैं P1 और P2, मुझे ये बताओ 10 इन दोनों में बांटेंगे कितने कितने आ जाएंगे, 5 5, कितने आ जाएंगे, 5, तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5। जिसने भी 3 बताए वो अभी क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि 3 किसकी है, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3, तो इसकी 3 लिखी थी। अगर ऑक्सीजन ऐसे जुड़े तो ऐसे निकालनी है कि वो टोटल कितने, 2 से गुणा करके P में बांट दो, तो एक P का लिखना, दोनों P का नहीं लिखना, कितनी हो गई,
5 हो गई। बिल्कुल राइट आंसर है सबका। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं। सब बिल्कुल बहुत ज्यादा होशियार हो गए, सबको बिल्कुल आता है केमिस्ट्री, धड़ाके धड़ाधड़ आंसर आते हैं। मेरा भी जीव खुश हो जाता है, धड़ाधड़ आंसर अदद सदद लिख देते हैं आप, और जल्दी से 2 4 5 कितनी होती है संयोजकता बता देते हैं। नेक्स्ट आप फिर बताना एक। तो देखें आप नेक्स्ट जो बात करने वाला है अपन संयोजकता के बारे में, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और ये कई जनों ने गलत करके आए, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए ये क्वेश्चन, और आप बिल्कुल सब जने सही करके आओगे ऐसा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट है देखो SO3, SO3 में S की संयोजकता कितनी होगी, ये S अकेला है और O3 3 को 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 6 हो गए। तो अकेले के लिए पूरी की पूरी संयोजकता कितनी हो गई 6। तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल लिखा हुआ है 6। ये 2 कहां से आया, तो इस सल्फर के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2। नेक्स्ट जो बात करने वाले देखो C2O7, Cl2 यानी क्लोरीन ये 2 है। अब देखो O7 को 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बांट दो, कितने कितने आएंगे दोनों के 7 यानी क्लोरीन की संयोजकता यहाँ पे कितनी दे रखी है 7। या फिर कितनी होती है, आप क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन ले रहा है ये, तो 1 या तो 1 होती है या 7 होती है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछ ले HCl की संयोजकता पूछ ले, HCl की भी HCl लिखा हुआ है तो इसमें क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, तो 1 होगी। कितनी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ 1। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे Cl2O7 तो आपको इसकी संयोजकता बिल्कुल कितनी होगी भाई 7 होगी। कितनी होगी 7। तो देखो क्लोरीन कितने हो गए 2, ये 2 क्लोरीन हो गए, और ऑक्सीजन में 7 परमाणु, 7 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए 14, और जो 14 आए उनमें से अपन दोनों भाइयों को बांटेंगे तो कितने कितने आ जाएंगे 7। कहने का मतलब बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका है। और अब आप कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप बोर्ड में बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है और उसके पूरे के पूरे नंबर लाने वाले हैं। तो पूरे नंबर लाने का खेल यही है कि जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो उसकी क्या हो जाएगी संयोजकता, और ऑक्सीजन जितने जुड़े हैं उनको 2 से गुणा करके जो भाई बैठा उसको बांट देना, अकेला है तो पूरे दे देना। माना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैल्शियम अकेला था तो हमने इसके ऑक्सीजन को 2 से गुणा करके 2 पूरे दे दिए। यहाँ पे देखो ये सिलिकॉन अकेला था, 2 ऑक्सीजन के अणु थे तो 2 को 2 से गुणा करके 4 थे, 4 सिलिकॉन को पूरे दे दिए। लेकिन यहाँ पे देखो N2 2 थे, 2 भाई थे और ऑक्सीजन 1 ही था, तो 1 को 2 से गुणा किया 2 हुए, 2 को ऑक्सीजन में जो सोडियम थे उनको 1 1 बांट दिया तो कितना आया 1 ही आया। तो बिल्कुल आप संयोजकता वाला समझ में आया होगा, बिल्कुल आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं देखो बिल्कुल अच्छे से, S ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी। तो S ब्लॉक के तत्वों में हमने पढ़ा था, S ब्लॉक में 2 तत्व आते हैं, वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड। इसमें आते हैं S ब्लॉक के तत्वों में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है वर्ग फर्स्ट और एक कौन सा आता है वर्ग सेकंड। तो ये ध्यान रखना, वर्ग फर्स्ट के सभी तत्व होते हैं उनमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई 1 ही होता है। और वर्ग 2 में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगर वो क्या करे, उन इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग दे दे आराम से, तो वही उसकी क्या होती है संयोजकता होती है। यानी इनमें धात्विक प्रवृत्ति ज्यादा होती है जो वर्ग 1 व वर्ग 2, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनमें तुरंत एक या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुरंत त्याग देते हैं और तुरंत क्या हो जाते हैं धनायन बना देते हैं। अर्थात इनमें 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आराम से त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा धात्विक प्रवृत्ति भी फर्स्ट एक जो ग्रुप वर्ग 1 है और वर्ग 2 के धातुओं में पाई जाती है, तो इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होगी 1 या 2 होगी। जो भी अपना कहेंगे इधर इसकी संयोजकता होगी। जो आवर्त सारणी में इस और होते हैं वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड, तो उसमें बाह्यतम कोश में या तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो तुरंत उनको त्याग देते हैं, वही उसकी क्या होती है संयोजकता होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी एक ही वर्ग के तत्वों की सभी संयोजकता भी क्या होती है, लगभग सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या रहती है समान रहती है। नेक्स्ट देखो पी ब्लॉक की संयोजकता। तो मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक कहां से शुरू होते हैं 13 से लगाकर 18, 13 से लगाकर 18, और 13 से 18 के बीच में हमने अभी पढ़ा था देखो लास्ट सारणी में यह है पी ब्लॉक। 13 से लगाकर 17 18 तक आते हैं। तो 13 से 18 तक में हमने ये पढ़ा था देखो 3 4 5 6 7, लेकिन 8 की बात हमने नहीं की, क्योंकि जो 18वां वर्ग आता है वो 18वां वर्ग कौन सा आता है भाई, 18वां वर्ग होता है
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन एंड लास्ट शून्य ग्रुप भी कहते हैं, उसकी भी बात करेंगे। उसमें पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्ण भरा होता है, पूरे 8 होते हैं बाहरी कक्षा में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन किसी को देते नहीं है, न ही लेते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता 0 होती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे उसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। तो अपन पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता ज्ञात करें तो पी ब्लॉक में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इसमें 13वें वर्ग की संयोजकता कितनी होती है, तो हमने इसमें पिछले टेबल में देख लिया था जो 13 में कितनी होती है, 3 ऐसे करके बढ़ती है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 संयोजकता होगी, 3। 14 की कितनी होगी, 4। 15वें में 5 संयोजकता होगी, 16वें में 6 होगी, 17वें में 7 होगी और 18वें में पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन विन्यास होने के कारण इसकी संयोजकता 0 होती है, कोई संयोजकता नहीं होती है, 0 होती है। तो अपन कहेंगे पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता में ये ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ग में बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो ये देखो 13 में 3 होते हैं, 14वें वर्ग में कितनी होती है, 4, 15वें वर्ग में 5, 16वें में 6, 17वें वर्ग की संयोजकता 7 होती है, 18वें वर्ग की कितनी होती है, 0। 18वें वर्ग की फिर बात करते हैं तो पी ब्लॉक की ये बिल्कुल आपको समझ में आई, संयोजकताएं कितनी कितनी होती है। एस ब्लॉक की मैंने बता दी 1 या 2 होती है, सारणी में हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता। डी ब्लॉक के तत्वों को अपन क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के साथ साथ में कुछ एफ ब्लॉक के तत्व भी इसमें आ जाते हैं। तो अपन जो नेक्स्ट जो बात करेंगे तो अपन यूं कहेंगे कि जो डी ब्लॉक के साथ में एफ ब्लॉक भी आ जाते हैं, इनकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है, कि उनकी निश्चित संयोजकता नहीं होती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमणकारी तत्व या अंतर संक्रमणकारी तत्व कहलाते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है। अपन कहेंगे इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है, इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है। अतः अपन यूं कह सकते हैं, अतः ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं, यानी चेंज होती रहती है, 2 हो गई, कभी 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तो इनकी संयोजकता क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। और ये वेरिएबल संयोजकता यानी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, किस वर्ग के तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कमेंट करके जल्दी से बता दो मुझे, किस वर्ग के तत्व, किस ब्लॉक के, चलो किस ब्लॉक के तत्व है वो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो आप बिल्कुल कमेंट सही करेंगे, परिवर्तनशील संयोजकता कौन से ब्लॉक के तत्व करते हैं, ब्लॉक लिखना है, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, और साथ साथ में एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यानी एफ ब्लॉक में भी कौन से, एक तो एक्टिनोइड तत्व, कौन से, एक्टिनोइड, और कौन से, लेंथेनोइड, जो लेंथेनम के बाद में आते हैं, तो लेंथेनोइड, और कौन सा ग्रुप, डी ब्लॉक, ये कौन सा है, एक्टिनोइड और लेंथेनोइड, ये कौन सा है, एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के तत्व या एक्टिनोइड या लेंथेनोइड तत्व सभी क्या करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल यानी इनकी नंबर चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट जो बात करने वाले 18वें वर्ग की संयोजकता, तो ये ध्यान रखें 18वें वर्ग की जो संयोजकता होती है, इस वर्ग के तत्वों में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण भरे अष्टक के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं,
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, अतः संयोजकता शून्य होती है। अतः संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। तो 18वां वर्ग है, 18वां वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता दो कि 18वें वर्ग को उत्कृष्ट धातुएं उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। 18वें वर्ग में कौन कौन से गैसें आती है जिनको उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं? एक आता कौन सा? हीलियम। एक कौन सी आती है? नियॉन। एक कौन सी आती है? आर्गन। एक कौन सी आती है? क्रिप्टॉन। एक कौन सी आती है? जिनॉन। और एक कौन सी आती है? रेडॉन। ये सभी होती है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्ण भरा होता है, इसलिए ये किसी से भी क्रिया नहीं करती है। और इनकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लास्ट में पूरे कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो अपना अष्टक पूरा करे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करने वाले, बिल्कुल ये आई होप समझ में आया। संयोजकता एग्जाम में इनमें से पूरा चांस होता है क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बिल्कुल आपको समझ में आता है, आप सबको पता है परमाणु का आकार कब कैसे होता है। अपन कहते हैं किसी आवर्त सारणी में 2 चीजें याद करनी है, तो अपन कहेंगे किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है। तो अपन कहेंगे किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है भाई? प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगी? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। जब भी बाएं से दाएं जाते हैं, नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखता खींचकर, तो नाभिकीय आवेश में क्या होगी? वृद्धि होती है। ज्यों वृद्धि होगी, ज्यों वो इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखा है, तो आकार क्या होता है? छोटा होता है परमाणुओं का। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण परमाणु की त्रिज्या में भी कमी आती है। परमाणु की त्रिज्या में कमी के कारण क्या होता है? परमाणु का आकार छोटा होता है। परमाणु का आकार छोटा होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप सबको मैंने ये समझाया था कि जब भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? जो प्रभावी नाभिकीय आवेश में ज्यों वृद्धि होती है, त्यों इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखेगा आकर्षण बल के द्वारा, तो परमाणु का त्रिज्या छोटी होगी, आकार में भी क्या आएगी? कमी। वर्ग 2 में हमने पढ़ा था बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बारे में पढ़ा था। और उनकी आकृति लास्ट में फ्लोरीन की कितनी हो जाती थी? त्रिज्या घटकर 64 रह जाती थी, 66-64 रह जाती थी, हमने पढ़ा था ये। तो उसके बाद में हमने पढ़ते हैं नेक्स्ट जो बढ़ते, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है? तो अपन कहेंगे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? किसकी संख्या बढ़ेगी? आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। जब भी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा? कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तथा नाभिकीय आवेश क्या होगा? तथा नाभिकीय आवेश में क्या होगी? कमी आती है। तथा नाभिकीय आवेश में कमी होती है, जिससे परमाणु के आकार में क्या होती है? परमाणु के आकार में क्या होगी? वृद्धि होती है। तो ये तो बिल्कुल आपको आ ही रहा था कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्या होगा? नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, आकार छोटा होगा, त्रिज्या भी छोटी होगी, तो परमाणु का आकार में क्या आएगी? कमी आएगी। जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। जब वो कमजोर होगा तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। जब परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु का आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आई होप बिल्कुल ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं इसी में कि इसकी त्रिज्या कैसे बढ़ेगी, तो हमने इसके बारे में बता देता हूं कि जैसे देखो ये था लिथियम और ये था सोडियम। तो जो लिथियम होता है उसके भाईतम कोष में माना कि ये कोष होता है, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है,
3 होता है तो हमने लिखा 2 और 1। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता तो हमने लिखा 2, 8 और 1। ठीक है, तो अपन यूँ कहेंगे हीलियम, लिथियम आ गया। तो फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इसका 19 होता है, तो इसको लिखेंगे 2, 8, 8 और 1। अब देखो आप, जो लिथियम है पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये 1 और ये 2, फिर कितना, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही कोष हुए, एक में 2 होंगे, एक में कितना होगा, 1। सोडियम में पहले कोष में कितने, ये सोडियम का यहाँ बनाया, पहले कोष में 2, कितने, 2, दूसरे कोष में कितने, 8, ये दूसरा कोष बनाया, और ये 2, ये 2 और ये 2 और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरे कोष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा कोष। ठीक है, और अपन कहेंगे अब किसकी बात, पोटेशियम की। पोटेशियम के बाहर एक पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये लिख दिया मैंने 2। फिर दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिए मैंने 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8, तो ये लिख दिए मैंने तीसरे में भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने लिख दिए, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर चौथे कोष में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 1। अब आप बिल्कुल देख के बताओ, इसमें कोषों की संख्या 2 है, इसमें कोषों की संख्या 3 है, और इसमें कोषों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। तो अपन कहेंगे ज्यों ज्यों ऊपर से नीचे, ये एक कौन सा वर्ग की बात कर रहे हैं, पहले वर्ग में, तो पहले वर्ग में ही आप देख लो, जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो परमाणु, नाभिकीय आवेश, परमाणु के जो बाहरी कोष में नाभिक द्वारा जो बल लगाया जाता है, आकर्षण बल, उसको नाभिकीय आवेश कहेंगे या नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, कमजोर। इस इलेक्ट्रॉन को आराम से खींच लेगा, इसको खींचने में थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और इसको खींचने में और कमजोर हो जाएगा, यानी नाभिकीय आकर्षण बल में कमी आती है, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, नाभिक से सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। नाभिक से सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होगा, परमाणु का आकार बड़ा होगा। तो आई होप ये वीडियो बिल्कुल आपको समझ में आया, तो वीडियो लाइक कीजिए। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, आभार। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।